रिएक्शन पे रिएक्शन हो रही से जग में, केमिस्ट्री खोल दे याद मेरे आवे रब से। बेरा ना कद आवेगा दिन वो जब कहूँ आज तेरे भाई के याद सब है। स्वागत है आप सभी का 11th क्लास की केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के लेक्चर नंबर 2 के अंदर। लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने देखा था कि मैटर क्या होता है और उसकी सारी क्लासिफिकेशन। अब इसके बाद का जो टॉपिक है हमारा, जो कि है आपका यूनिट एंड इट्स कन्वर्जन। यूनिट एंड कन्वर्जन, ये जो टॉपिक है ये फिजिक्स का भी पार्ट है और ये केमिस्ट्री का भी पार्ट है। दिस इज द पार्ट ऑफ फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री। इसलिए इस पार्ट को हमने कवर किया है किसके अंदर, फिजिक्स के अंदर। जब आप फिजिक्स का चैप्टर 1 पढ़ोगे यूनिट एंड मेजरमेंट, तो वो पूरा चैप्टर और केमिस्ट्री का ये पार्ट सेम है, इसलिए फिजिक्स के अंदर उसको कवर किया गया है। अगर उसको आपने पढ़ना है तो कहां जाना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में जाओ, 11th क्लास की फिजिक्स नाम से एक प्लेलिस्ट होगी, उस प्लेलिस्ट में फर्स्ट चैप्टर जो है वहां पे आपने देखना है। सेकंड लेक्चर वहां भी होगा यूनिट एंड कन्वर्जन का, ठीक है। तो वहां से उसको क्लियर कर लेना, समझ लेना। उसके बाद का जो टॉपिक है यानी आज का जो लेक्चर है, और वैसे तो ये लेक्चर 2 है लेकिन एक्चुअल में ये लेक्चर नंबर 3 है। फर्स्ट लेक्चर मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन, सेकंड हो गया यूनिट एंड कन्वर्जन, और थर्ड है आपका ये। अच्छा, उस यूनिट एंड कन्वर्जन में ही साइंटिफिक नोटेशन, राउंड ऑफ, बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक आ गए, और वहीं मतलब सवाल भी आते हैं उससे। HBSC में, CBSE में, हर जगह राउंड ऑफ से, नीट और जेई में भी ऐसे ऐसे सवाल की 5-5 सेकंड में आप सोल्व कर लोगे, ठीक है। तो उस लेक्चर को जरूर देखना, बहुत आसान टॉपिक है और स्कोरिंग टॉपिक है। उसके बाद आज का जो लेक्चर है उसके अंदर हम क्या करेंगे, हम बेसिक से डेफिनेशन देखेंगे कि केमिस्ट्री में क्या क्या चीजें होती हैं, किन किन चीजों को हमने पढ़ना है, और कैसे कैसे डेफिनेशन है अलग अलग, उन डेफिनेशन का मतलब आई कहां से वो, ठीक है। मतलब जो एक्चुअल थ्योरी है उसको पढ़ने से पहले जिन बेसिक टर्म्स का हमें पता होना चाहिए वो इस लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे। सबसे पहले बहुत ही आसान टॉपिक, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। कौन 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हो इस टॉपिक को, 7th क्लास से, फिर भी मैं बता दूं फिजिकल और केमिकल चेंज होता क्या। सबसे पहली बारी है फिजिकल चेंज की। When a substance undergo physical change, its composition remain the same। थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज है। कंपोजिशन का मतलब है उसके अंदर की चीजें, रिमेन्स दी सेम, वो सेम रहेंगी। डिस्पाइट इट्स मोलिक्यूल्स बीइंग रीअरेंज, हो सकता है इसके मोलिक्यूल आपस में रीअरेंज हो, यानी शेप, साइज, वॉल्यूम, डेंसिटी, ये सारी चीजें बदल सकती हैं, लेकिन जो कंपोजिशन होगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। इन फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। ये जो लाइन है यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि जब भी फिजिकल चेंज होगा कोई नई तरीके का कंपाउंड या सब्सटेंस नहीं बनेगा, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। पानी है तो पानी के अंदर कोई भी फिजिकल चेंज हो उसका फॉर्मूला H2O ही रहेगा, समझ गए। फिजिकल चेंज का मतलब फॉर्मूला नहीं बदलेगा। फिजिकल चेंज इज ए टेम्परेरी चेंज, ये टेम्परेरी चेंज है। जैसे हमने पानी का बर्फ बना दिया, ठीक है, फिजिकल चेंज हुआ क्योंकि पानी था पहले भी, बाद में पानी है, बस क्या हुआ, उसका डेंसिटी बदल गई, शेप बदल गई। लेकिन क्या वो टेम्परेरी चेंज है या परमानेंट चेंज, आप खुद बताओ। टेम्परेरी का मतलब है क्या उसको वापस बदल सकते हो, यस बदल सकते हैं। हम वापस उस बर्फ से पानी बना सकते हैं, तो वो कैसा चेंज है आपका, दैट इज टेम्परेरी चेंज। जो आपके फिजिकल चेंज हैं दैट आर टेम्परेरी चेंज, वो टेम्परेरी चेंज होंगे। ए फिजिकल चेंज अफेक्ट ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल चेंज से किस चीज पर फर्क पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ फर्क पड़ेगा फिजिकल प्रॉपर्टीज पर। कौन कौन सी होती है फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे कि शेप, साइज, हार्डनेस, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, प्रेशर, ये जितनी चीज है जो फिजिक्स में आप पढ़ते हो दैट आर दी फिजिकल प्रॉपर्टीज, और यही बदलेंगी जब भी कैसा चेंज होगा, फिजिकल चेंज होगा। एग्जाम्पल क्या है इसके, जैसे पानी का जमना, मोम का पिघलना, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, पेपर को कट कर दिया आपने, कटिंग जितनी है, ठीक है, ट्विस्टिंग आपने तोड़ दिया, ब्रेकिंग, वो सारी चीजें किसके एग्जाम्पल हैं, फिजिकल चेंज की।
खासकर अगर मैं बात करूं चेंज इन स्टेट आ जाए कहीं पे, चेंज इन स्टेट लेक्चर 1 में देखा था ना कि हम सॉलिड को लिक्विड में बदल रहे थे, लिक्विड को गैस में या सॉलिड को डायरेक्ट गैस में। तो वो सारे जितने भी फिजिकल जितने भी ट्रांजिशन थे एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, वो सारे कैसे थे आपके फिजिकल चेंज। अगली बारी है केमिकल चेंज। बस जो फिजिकल चेंज में होता है वो केमिकल चेंज में नहीं होगा, या जो फिजिकल चेंज में नहीं होता वो केमिकल चेंज में होगा। कैसे कैसे देखो, when a substance undergo chemical change its molecular composition change। यानी अगर पानी का कुछ केमिकल चेंज हुआ तो उसका फॉर्मूला क्या नहीं रहेगा, H2O नहीं रहेगा, कुछ और हो जाएगा, H2O नहीं रहेगा, बस H2O2 हो जाओ, H2 अलग O2 अलग, इस तरीके से वो हो सकता है, बट H2O नहीं रहेगा। इसका मतलब मोलेकुलर कंपोजिशन या उसका जो फॉर्मूला है या उसके अंदर जो जो मोलेक्यूल्स हैं वो बदल जाएंगे जब भी कैसा चेंज होगा, केमिकल चेंज होगा। दस इन केमिकल चेंज न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, हमेशा नया सब्सटेंस बनेगा। जैसे H2O था, H2 में केमिकल चेंज हुआ तो H2O नहीं रहेगा, वो बदल जाएगा, H2 बन जाओ, H2O2 बन जाओ, तो हर बार कोई ना कोई नया सब्सटेंस बनेगा अगर कैसा चेंज है तो केमिकल चेंज है। तो एक केमिकल चेंज इज परमानेंट, जैसे वो टेम्परेरी था ये परमानेंट है। परमानेंट का मतलब है कुछ चेंजेस हो सकता है ऐसे हो जिनको वापस से ना बनाया जा सके। जैसे H2O से H2 और O2 को अलग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वापस मिला के H2 भी बना सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जहां आप नहीं कर पाओगे। फिजिकल में तो क्या है, कर पाओगे, सार लगभग सभी का कर पाओगे, लेकिन केमिकल में सभी को वापस रिवर्ट बैक नहीं कर सकते। केमिकल चेंज बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी चेंजेस, ठीक है। केमिकल चेंज यहाँ पे एक वर्ड और लगा दो, चेंजेस, या इसको मैं पेंसिल ले रहा हूं, चेंजेस, ठीक है, वो बदल जाएंगी। कौन, फिजिकल भी बदल सकती हैं, केमिकल भी, यानी शेप, साइज, वॉल्यूम, डेंसिटी, ये सब भी बदल सकता है, और उसका फॉर्मूला, उसकी रिएक्टिविटी, ये सारी बातें भी बदल सकती हैं। एग्जाम्पल क्या है इसके, सिंपल सिंपल से एग्जाम्पल है, जैसे डाइजेशन ऑफ फूड, खाते कुछ हो और कुछ हो। बर्निंग ऑफ कोल, किसी चीज को जला दो, जलने से पहले वो कुछ और था, जलने के बाद धुआं बन गया, राख बन गया, ये सारी चीज बन गई। रस्टिंग, रस्टिंग मतलब जंग लगना। कोरोजन, कोरोजन एक कॉमन वर्ड है, लेकिन अगर लोहे पर कोरोजन हो जाए तो उसको बोलते हैं रस्टिंग, ठीक है, लोहे पर जंग लग गया। तो वो सारे एग्जाम्पल किसके हैं, केमिकल के। दूध से दही, दूध से पनीर, सब्जी, अब सब्जी बना रहे हो, मसाले पक रहे हैं, अलग अलग स्मेल निकल रही है, तो वो सारे किसके एग्जाम्पल हैं, केमिकल चेंज के। कुछ चेंज ऐसे होते हैं जो फिजिकल के भी हो सकते हैं, केमिकल के भी। जैसे एक मोमबत्ती को जला दो, मोमबत्ती को जलाने से क्या होगा, धुआं वगैरह निकलेगा, मोम जलेगा, तो वो कैसा चेंज, केमिकल। लेकिन साथ साथ कुछ मोम पिघलेगा, और पिघलना कैसा चेंज है आपका, पिघलना चेंज है फिजिकल, ठीक है। अब है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन हमारे बहुत ही महान साइंटिस्ट थे केमिस्ट्री के, वो रहे हैं, बहुत सारी थ्योरी उन्होंने दी, और यही पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम के बारे में कुछ बताया था, यानी एटम का जिक्र जिन्होंने सबसे पहले अच्छे तरीके से किया था, दैट आर डाल्टन जी, ठीक है। डाल्टन कुछ बातें बताई डाल्टन ने, हालांकि आज के दिन वो बातें 100% ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी हम डाल्टन जी को पढ़ रहे हैं या उनकी एटॉमिक थ्योरी को पढ़ रहे हैं। उसका रीजन है कि पहली बात तो ये सबसे पहले थे, जैसे आप पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर पढ़ोगे वहां भी आप देखोगे कि हम पीरियोडिक टेबल बनी कैसे, पूरा उसका इतिहास पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि भाई साइंटिस्टों ने कैसे काम किया है एटलीस्ट हमें तो पता होना चाहिए। तो ऐसे ही जो हमारा एटम है वो कैसे 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 डेफिनेशन, कहाँ से डेफिनेशन आई, किस तरीके की उसकी प्रॉपर्टी डिफाइन की गई सबसे पहले, तो वो बातें हमें पता होनी चाहिए। क्या पता कल को हम कुछ नई चीज डिस्कवर कर दें, है ना, यहाँ से इंस्पिरेशन लेके और हम कुछ नई चीज बना दें, क्या पता, हो सकता है आप में से ही बहुत सारे लोग साइंटिस्ट बनोगे। तो डाल्टन जी को इसलिए पढ़ते हैं, एक तो वो बहुत महान साइंटिस्ट थे उनकी रिस्पेक्ट में, और दूसरा वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम के बारे में अपनी थ्योरी दी थी। क्या थ्योरी दी थी, दी मेन पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स को कई बार वर्ड लिख देता है पोस्टुलेट्स, तो घबराना नहीं है, कभी कभार सवाल आता है व्हाट आर दी पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। बोर्ड में भी आपका एक सवाल आता है, जो भी आपके स्कूल में पेपर लेंगे, नीट और जेई में एमसीक्यू में इससे सवाल आते हैं
ठीक है, वो सवाल क्या होंगे मैं आपको बताऊंगा अभी। तो क्या क्या है उसके पोस्टुलेट देखो। सबसे पहला है एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स है हमारे कंसिस्ट ऑफ माइन्यूट, माइन्यूट का मतलब बहुत छोटे, माइन्यूट बहुत छोटे, ये कह रहा हूं ना, इतने भी नहीं, इससे लाखों गुना छोटे। माइन्यूट इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का मतलब अकेले हैं, वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहे, वो इंडिविजुअल हैं। इनडिस्ट्रक्टेबल, इनडिस्ट्रक्टेबल का मतलब जिनको खत्म भी नहीं किया जा सकता, कभी भी नहीं। पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, यानी हर एलिमेंट के पास ऐसे कुछ पार्टिकल होंगे जो बहुत ज्यादा छोटे होंगे, इंडिविजुअल होंगे, इंडिविजुअल मतलब अकेले, और इनडिस्ट्रक्टेबल होंगे हर एलिमेंट के पास, और उन्हीं पार्टिकल को नाम दिया गया एटम। समझ गया? तो एटम की डेफिनेशन क्या है? एटम आर दी पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट विच आर माइन्यूट, इंडिविजुअल एंड इनडिस्ट्रक्टेबल। सिंपल। एटम टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, या चेंज भी बोल सकते हैं, यहां वर्ड आ सकता है आपका चेंज। ठीक है, कभी भी केमिकल चेंज होगा, कौन बदले, कौन कौन पार्ट लेगा उसमें? एटम पार्ट लेंगे। ठीक है, केमिकल चेंज से पहले जो एटम है, केमिकल चेंज के बाद जो एटम है, सेम रहेंगे, बट वो किसके साथ आपस में बॉन्ड बनाएंगे, वो सारी चीजें बदल जाएंगी। इसलिए हम बोलते हैं कि केमिकल चेंज कौन करवा रहा है? केमिकल चेंज करवा रहा है एटम। और ये एक बार नीट में पूछा गया था कि हु टेक पार्ट इन केमिकल चेंज, और ऑप्शन थे एटम, मोलिक्यूल, आयन, नन ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज। तो उसका आंसर आएगा आपका एटम। समझ गए? जो सबसे छोटी चीज है वही तो पार्ट लेगी रिएक्शन में, जो नहीं बदलती, दैट आर एटम्स। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, कोई भी आपने एलिमेंट सेलेक्ट किया, कोई भी आपकी मर्जी का, कितने एलिमेंट हैं? 118। आज के दिन 118 एलिमेंट में से कोई सा भी एक सेलेक्ट करो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, जो भी आपका मन करे। एटम्स ऑफ एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट लिया, आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। अब उसी एलिमेंट के करोड़ों एटम आपने लिए। एक एलिमेंट लिया, मैं मान लिया मैंने कोई अच्छा सा सोना ले लिया, ठीक है, सबका फेवरेट सोना ले लिया। अब उस सोने के ना करोड़ों पार्टिकल, करोड़ों एटम लिया आपने, सोने के करोड़ों एटम। एक एटम लिया आपके गांव से, एक एटम लिया मेरे गांव से, एक एटम लिया आपके मामा के घर से, एक एटम लिया मोदी जी के घर से, ठीक है, एक एटम कहीं से ले लिया। ऐसे ऐसे करके करोड़ों जगह से हमने सोने के एटम लिए। ठीक है, अब वो एटम आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, वो एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगे। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है? सेम, बिल्कुल सेम। सोना है तो उसके जितने भी एटम है पूरे यूनिवर्स में, वो सारे क्या होंगे? आइडेंटिकल। दे हैव द सेम मास एंड साइज, और उनका जो मास और साइज है, मतलब एक जैसे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, मास और साइज क्या रहेगा? सेम। अभी सच मत मानना जो मैं कह रहा हूं, क्योंकि मैंने बताया ना कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बदल गई है, उसके कुछ पॉइंट हैं जो थोड़े थोड़े चेंज हो गए हैं। ठीक है, वो भी पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद। लेकिन अभी आप मान लो कि एटम ऐसा होता है, अगर एक एलिमेंट लिया है तो उसके जितने भी एटम है वो सारे क्या होंगे? इंडिविजुअल, आइडेंटिकल, सॉरी इंडिविजुअल नहीं, आइडेंटिकल। नेक्स्ट है एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। लेकिन अगर आपने डिफरेंट एलिमेंट लिया, मतलब एक एटम लिया सोने का, एक एटम लिया आपने सिल्वर का, ऐसे करके 118 एलिमेंट के 118 एटम ले लिए, तो 118 के 118 अलग होंगे। ऐसा नहीं है कोई जुड़वा हो जाएगा। अगर 118 एलिमेंट है और उनके एटम लिए हैं, तो वो सारे के सारे क्या होंगे? डिफर होंगे। किसमें? प्रॉपर्टीज में। कौन सी प्रॉपर्टी? मास अलग होगा और सबका साइज अलग होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? एलिमेंट सेम, एक एलिमेंट के सारे एटम सेम, हर एलिमेंट के एटम अलग अलग। ठीक है, compounds are formed when atom of different element combine with each other in simple numerical ratio। यानी अगर दो या दो से ज्यादा एटम मिल जाएं आपस में, वो जुड़ जाएं केमिकली, फिजिकली नहीं, केमिकली अगर वो जुड़ जाएं तो वो बनाते हैं कंपाउंड। तो यहां से कंपाउंड की डेफिनेशन क्या थी? व्हेन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म कंपाउंड। और यही बात हमने यहां लिख दी, यहां बस एलिमेंट की जगह क्या बोल दिया? एलिमेंट की जगह बोल दिया एटम। तो कंपाउंड आर फॉर्म्ड व्हेन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन विद ईच अदर इन सिंपलर न्यूमेरिकल रेशियो। इसका मतलब क्या है? पानी बना, पानी एक कंपाउंड है, किस किस से? H2, H और O से, 2H 1 O। तो देखो सिंपल रेशियो है ना, 2 1, यहाँ 1 2,
C6H12O6 सिंपल रेशो है 6-12-6 या फिर 1-2-1, ठीक है। तो इस तरीके से सिंपल न्यूमेरिकल रेशो में एटम आपस में मिलेंगे। ऐसा नहीं है H 17,868 और यहाँ O 171, ऐसा नहीं होगा। इस तरीके से कोई कंपाउंड नहीं बनता, बहुत सिंपल रेशो आएगी। नेक्स्ट, एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड, ना एटम को आप बना सकते, डिस्ट्रॉयड ना उसको खत्म कर सकते, ना ट्रांसफर कर सकते एक एटम को दूसरे एटम में, यानी एक एलिमेंट के एटम को दूसरे एलिमेंट के एटम में बना नहीं सकते, खत्म नहीं कर सकते। ये तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, 10th क्लास में पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास को हम ना तो बना सकते ना खत्म कर सकते। और मास किसकी वजह से होता है? एटम की वजह से ही तो होगा। तो एटम को ना तो आप बना सकते हो ना ही खत्म कर सकते हो, और ना ही कर सकते हो ट्रांसफॉर्म। अगर ट्रांसफॉर्म कर पाते तो सारे लोहे को सोने में बदल देते, है ना। जो भी महंगा आइटम होता है उसी में बदल देते अगर ट्रांसफर करने लायक होते तो, ठीक है ना। इसलिए एटम को ना तो बना सकते ना खत्म कर सकते और ना ही एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में बदल सकते। ये लाइन देखो, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर ऑलवेज सेम इन ए गिवन कंपाउंड। थोड़ी सी कंफ्यूजिंग आपको लग सकती है, लेकिन समझना, द रिलेटिव नंबर यानी नंबर, रिलेशन, कोई तो रिलेशन नंबर कह रहा है, एंड काइंड ऑफ एटम और एटम के प्रकार आर ऑलवेज सेम इन ए गिवन कंपाउंड। अगर कोई भी आपने कंपाउंड सिलेक्ट किया, मैंने कंपाउंड सबसे सिंपल अपना ले लिया H2O। अब H2O पानी है, पानी तो आप लाखों जगह से ले सकते हो, आपके घर का पानी, नाली का पानी, पानी साफ पानी होगा वो, उसके अंदर जो नाली के अंदर आपको दिखता है ना कबाड़ा कबूड़ा, वो पानी नहीं होता। अगर उसमें से पानी अलग निकाल दो तो वो पीने लायक होगा, प्योर। तो मैं पानी की बात कर रहा हूँ, नदियों का पानी, समुद्र का पानी, कुएं का पानी, घर का पानी, नल का पानी, टैप का पानी, हर जगह का पानी अगर आपने ले लिया तो वहां पे जो काइंड ऑफ एटम है यानी एटम के प्रकार कौन होंगे? H और O। H और O से मिलकर ही हर जगह का पानी बना होगा। तो काइंड ऑफ एटम, और H और O में भी हमेशा 2 H मिलेंगे और एक आपको O मिलेगा। रिलेटिव नंबर यानी उनकी रेशियो H 2H 1O, एंड काइंड ऑफ एटम H और O, ये दोनों चीज ऑलवेज सेम रहेंगी अगर कोई भी कंपाउंड आपने सेलेक्ट किया है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स। कहां से लिया है उससे मतलब नहीं है। अगर कोई भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड आपने ले लिया तो उस कंपाउंड के जितने भी पार्ट होंगे, मतलब जितनी जगह से उस कंपाउंड को लोगे आप, वहां पे रिलेटिव नंबर और काइंड ऑफ एटम हमेशा सेम रहेंगे। ये बात बताई थी डाल्टन जी ने बहुत साल पहले, ठीक है, 200 300 300 400 साल पहले, लगभग 1600 के आसपास। लेकिन आज के टाइम ये सारी बातें सच नहीं है, डिस्कवरी होती गई और डाल्टन जी की बातें जो है वो नहीं आती गई। कैसे? दी एटम इज नो लॉन्गर सुपोज्ड टू बी इंडिविजुअल। आज के टाइम एटम को इंडिविजुअल नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि हम पढ़ चुके हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक का मतलब एटम के भी छोटे टुकड़े, सब एटॉमिक। कौन कौन से हैं भैया? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये हम पढ़ चुके। दीज आर दी सब एटॉमिक पार्टिकल, यानी एटम से भी छोटे टुकड़े। ऊपर इसने क्या बताई थी कि एटम जो है इंडिविजुअल सबसे छोटा है, लेकिन सबसे छोटा नहीं है, उससे छोटे भी हमने खोज निकाले, ठीक है। एटम ऑफ एलिमेंट मे नॉट नेसेसरी पोजेस सेम मास। इसने कहा, जैसे मैंने बताया ना, एक एलिमेंट के करोड़ों एटम लिए तो सारे के सारे सेम होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। एक एलिमेंट एक से ज्यादा फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है। सेम एटॉमिक नंबर हो सकता है, सेम एटॉमिक का नंबर मतलब सेम एटम, लेकिन उसकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग हो सकती है, सेम एलिमेंट होते हुए भी। इनको बोला जाता है आइसोटोप्स। आपको याद हो क्लोरीन के 2 आइसोटोप थे, 9वीं क्लास में पढ़ा था। क्लोरीन एक का मास था 35 और एक का मास था 37, याद है। कार्बन के 2 आइसोटोप है, कार्बन 14, कार्बन 12, यानी एक ऐसा कार्बन जिसका एक का मास 12 है, एक का मास 14 है। अब एलिमेंट सेम है, लेकिन उसके एटम में से एक का मास 12 निकला, एक का मास 14 निकला। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, हाइड्रोजन एक, कुछों का मास है 1, कुछों का मास है 2, कुछों का मास है 3। तो
एलिमेंट सेम, एटम का मास अलग अलग। लेकिन डाल्टन जी ने बोला था कि अगर एलिमेंट सेम है तो सब कुछ सेम होगा, लेकिन यहाँ पे सब कुछ सेम नहीं होता, आइसोटोप्स में सेम नहीं होता। दूसरी बात इन्होंने बोला था कि अलग अलग एलिमेंट लोगे तो उसकी प्रॉपर्टी भी क्या आएंगी, अलग अलग आएंगी। लेकिन एक एटम में लेता हूं आर्गन का, एक एटम में लेता हूं कैल्शियम का, दोनों का वजन करता हूं, आर्गन का वजन आया 40, कैल्शियम का वजन आया 40, प्रॉपर्टी मास सेम आया कि नहीं आया। लेकिन डाल्टन जी ने बोला था कि अगर एलिमेंट अलग अलग हैं तो उनके एटम भी अलग अलग होंगे, लेकिन यहाँ पे वो बात वैलिड नहीं होती। और इनको क्या बोलते हैं, जिनका मास सेम एटॉमिक नंबर अलग अलग, दीज आर आइसोबार्स। आइसोबार के केस में ऐसा नहीं होता, समझ गए। तो ये मॉडिफिकेशन थी। तो जब भी आपके पेपर में आता है व्हाट इज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, तो आप सिर्फ इतना लिखोगे, मॉडिफिकेशन नहीं लिखते। मॉडिफिकेशन वैसे मैंने आपको बता दी ताकि आपका कंसेप्ट शुरू से ही दिमाग में ये सेट ना हो, ये वाली चीज शुरू से ही हम समझते हैं कि ऐसा है, समझ गए ना। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। क्या है नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट है हमारा एटम, मॉलिक्यूल एंड आयन। केमिस्ट्री में ये तीन वर्ड आप बहुत सुनोगे। ये तीन क्या है, दीज आर दी स्पीसीज इन केमिस्ट्री। जैसे बायोलॉजी में क्या है, बायोलॉजी में अलग अलग लाखों करोड़ों टाइप की स्पीसीज हैं, हम सब स्पीसीज हैं, एनिमल स्पीसीज है, बर्ड स्पीसीज है, पेड़ पौधों की इतनी सारी स्पीसीज हैं। ऐसे ही केमिस्ट्री में तीन तरीके की स्पीसीज पाई जाती है, यानी प्रजाति पाई जाती है। वो तीन तरीके कौन कौन से हैं, एटम स्पीसी, मोलिक्यूल स्पीसी एंड आयन स्पीसी। ठीक है, सिर्फ तीन तरीके की प्रजाति बायोलॉजी में, जो कि लाखों हैं, ऐसे हमारे केमिस्ट्री में सिर्फ तीन ही प्रजाति पाई जाएंगी, एटम, मोलिक्यूल एंड आयन। एक एक करके इनको देखते हैं ये है क्या। सबसे पहली बारी है एटम की। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा टुकड़ा क्या कहलाएगा, एटम कहलाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा समझो, मान लिया मेरे पास ये कोई एक एलिमेंट है, कोई भी एक एलिमेंट मान लिया। अब इस चीज को हम बोलेंगे एलिमेंट, लेकिन इसका अगर मैं सिंगल टुकड़ा देखूं जो कि सबसे छोटा होगा, क्योंकि यही तो डेफिनेशन थी एटम की, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इस चीज का सबसे छोटा टुकड़ा क्या कहलाएगा, एटम कहलाएगा। सीधा सिंपल हिसाब। ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट, एलिमेंट पे फोकस करना, एटम सिर्फ एलिमेंट का हो सकता है और किसी का नहीं। एटम टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन, ये बात हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में भी पढ़ी थी। एंड रिमेन एज इंडिविजुअल, यानी वो हमेशा जैसा है वैसा ही रहेगा, वो बस किसी के साथ मिलजुल सकता है, लेकिन अगर वो सोने का है सोना ही रहेगा। ठीक है, एटम ऑफ हाइड्रोजन इज द स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट। हाइड्रोजन का जो एटम है वो सबसे छोटा और सबसे हल्का है, ये तो हमें पता है। हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले नंबर पे आता है, एटॉमिक नंबर 1। ठीक है, तो सबसे छोटा हो गया, उसका मास भी 1, तो सबसे हल्का भी होगा। तो कभी कभार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सवाल आता है, हु इज द लाइटेस्ट एलिमेंट, हु इज द स्मॉलेस्ट एटम, सॉरी, तो वो किसका होगा, हाइड्रोजन का। ऑल एटम डू नॉट अकर फ्री इन नेचर। इसका मतलब क्या है कि जैसे आप हाइड्रोजन ढूंढने चले जाओ नेचर में, हाइड्रोजन, वो आपको H कभी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, वो हमेशा कंबाइंड मिलेगा किसी दूसरे H के साथ। हाइड्रोजन हमेशा किस में मिलेंगे आपको, पेयर में मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए लिखा है ऑल एटम डू नॉट अकर फ्री इन, कुछ एटम मिलते हैं फ्री और कुछ एटम नहीं मिलते। ठीक है, जैसे सोडियम को ढूंढने लग जाओ, सोडियम आपको मिल जाएगा Na अकेला। हाइड्रोजन को ढूंढोगे तो हाइड्रोजन नहीं मिलेगा, हीलियम मिल जाएगा, ठीक है, लिथियम मिल जाएगा, लेकिन नाइट्रोजन ढूंढोगे तो N2 मिलेगा, ऑक्सीजन ढूंढोगे तो O2 या O3, इस तरीके से मिलेगा, अकेला O नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कुछ एटम तो हमेशा आपको फ्री मिलेंगे, कुछ फ्री नहीं मिलेंगे। एग्जाम्पल क्या है, जितने भी एलिमेंट हैं 118 के 118, उनका सबसे छोटा टुकड़ा क्या कहलाएगा, एटम। ठीक है, 118 एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके। सेकेंड हमारी स्पीसीज है मोलेक्यूल। मोलेक्यूल देखो क्या है, मोलेक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ऊपर भी यही बात लिखी थी, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, मोलेक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। लेकिन इसकी डेफिनेशन में कुछ एक्स्ट्रा है जो कि एटम में नहीं था, वो क्या है,
और कंपाउंड। एटम सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट के हो सकते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल आपके एलिमेंट के भी हो सकते हैं और कंपाउंड के, दोनों के हो सकते हैं। दैट कैन हैव ए स्टेबल, वर्ड है स्टेबल, एंड इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, यानी जिसका अपना खुद का वजूद होगा और जो स्टेबल होगा उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल। ठीक है, एटम और मॉलिक्यूल में यही फर्क है कि एटम जो है वो फ्री नहीं मिलता हमेशा नेचर में, लेकिन मॉलिक्यूल हमेशा फ्री मिलेगा। समझ गए? एटम और मॉलिक्यूल का बेसिक डिफरेंस क्या है? दो डिफरेंस है मेनली। पहला, एटम कभी जरूरी नहीं आपको हमेशा फ्री मिले, लेकिन मॉलिक्यूल हमेशा फ्री इंडिपेंडेंट या फ्री मिलेगा। दूसरा, एटम सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट का हो सकता है और मॉलिक्यूल एलिमेंट का भी हो सकता है, और सॉरी ऊपर मैंने क्या बोल दिया, एटम मॉलिक्यूल का हो सकता नहीं, एटम सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट का होगा और मॉलिक्यूल जो है वो एलिमेंट का भी हो सकता है और कंपाउंड का भी। ठीक है, तो यहां से हम बोलते हैं कि मॉलिक्यूल जो है उसके दो टाइप, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। बस दोनों के एग्जांपल देख लो। एलिमेंट के मॉलिक्यूल कौन से होंगे? जिसमें सिंगल तरीके का एलिमेंट यूज हो वो हो जाएंगे एलिमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, और जिसमें मल्टीपल एलिमेंट यूज हो वो क्या हो जाएंगे? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड की डेफिनेशन थी दो या दो से ज्यादा एलिमेंट अगर मिले हो तो वो क्या कहलाएगा? कंपाउंड। ठीक है, अब उसका सबसे छोटा टुकड़ा क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूल। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला कि हाइड्रोजन को ढूंढने चले जाओ, अकेला एच नहीं मिलेगा, अकेला एच क्या कहलाएगा? एटम। लेकिन इसका जो फ्री स्टेट होगा, फ्री स्टेट क्या होता है इसका? H2, यानी H ढूंढने जाओगे H2 मिलेगा। अब H तो एटम था, लेकिन H2 को आप बोलोगे मॉलिक्यूल। ठीक है, जो फ्री मिल जाए वो क्या कहलाएगा? आपका मॉलिक्यूल कहलाएगा। समझ गए? तो मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर एटम ऑफ सेम एलिमेंट। सेम एलिमेंट है तो वो मॉलिक्यूल ऑफ इसका एलिमेंट का, अलग अलग एलिमेंट है तो वो क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। जैसे H2N2O2 इन सब में एक एक ही एलिमेंट है, तो ये सारे क्या है? मॉलिक्यूल ऑफ किसके? एलिमेंट के। याद रखना यहां नंबर कभी भी एक से कम नहीं, सॉरी दो से कम नहीं होगा, दो या दो से ज्यादा होगा। ठीक है, यानी अगर कोई एलिमेंट मैंने लिख दिया, एलिमेंट मैंने लिख दिया X, तो यहाँ पे हमेशा मिलेगा कोई भी n, और जो n है दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ठीक है, और x क्या है? एनी एलिमेंट। समझ गए? कोई भी एलिमेंट चूज करोगे तो अगर उसके साथ दो या दो से ज्यादा नंबर लगा है तो उस केस में वो क्या कहलाएगा? एक मॉलिक्यूल। अकेला है तो एटम। ठीक है, अब अगर कंपाउंड का देखोगे, जैसे पानी लिया हमने, ठीक है, एक गिलास पानी लिया, उस पानी का सबसे छोटा टुकड़ा क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूल। समझ गए? जो फ्री एग्जिस्ट करता हो, ये भी ध्यान रखना। तो एटम और मॉलिक्यूल में क्लियर डिफरेंस है असल में। एटम जो है सबसे छोटा टुकड़ा होगा सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट का, जो मे और मे नॉट एग्जिस्ट फ्रीली, दोनों बातें लिखनी पड़ेगी। मॉलिक्यूल क्या है? स्मॉलेस्ट टुकड़ा होगा किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड का जो कि फ्रीली एग्जिस्ट करे। बात खत्म। तीसरी प्रजाति है हमारी आयंस। आयंस क्या है? अगर किसी एटम, एक सेकेंड, किसी एटम या मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए या गेन या एक्सेप्ट हो जाए तब वो बन जाता है आयन। ठीक है, आयन क्या है? आयन इज द चेंज्ड स्टेट ऑफ एटम और मॉलिक्यूल, यानी एटम और मॉलिक्यूल में से अगर आप इलेक्ट्रॉन का चेंज कर दो, इलेक्ट्रॉन निकाल लो या इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, तब वो क्या बन जाएगा? आयन। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन जब भी आएगा या इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो क्या जनरेट करेगा? उसके ऊपर चार्ज जनरेट करेगा। यानी आयन क्या है? आयन आर दी चार्ज्ड स्पीसीज। ठीक है, सभी स्पीसीज में से जिस स्पीसीज पे चार्ज आएगा वो क्या कहलाएंगे? आयन। ठीक है, इसको मैं यहां भी लिख देता हूं। आयन क्या है? आयन आर दी चार्ज्ड स्पीसीज। नोट्स का पता ही होगा आपको, कहाँ मिलेंगे? टेलीग्राम पे जाओगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम पे जाओगे, वहां पे ये सारे के सारे नोट्स बिल्कुल बढ़िया तैयार फॉर्मेट रेडी टू मेड मिल जाएंगे। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल हम पढ़ते हैं, ऑक्सीजन था हमारे पास,
ऑक्सीजन के पास थे 8 इलेक्ट्रॉन। कैसे पता 8 इलेक्ट्रॉन है? हमारा एक लेक्चर है पीरियोडिक टेबल का और उसके बाद कंपाउंड फॉर्मेशन का। 11th क्लास में हो तो 11th में हो तो देखो मैं सबसे बेस्ट चीज आपको बताता हूँ। आप क्या करो, डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी बेसिक साइंस लेक्चर नाम से। उसमें 4-5 लेक्चर हैं। उन 4-5 लेक्चर को सबसे पहले देखो, कोई किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले अगर उनको देख लोगे तो ये सारी चीजें आपको थोड़ी सी आसान लगने लग जाएंगी। अब जैसे मैंने बता दी, ऑक्सीजन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। या तो आप 9th-10th में सीख के आए हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सीख के नहीं आए हो तो उन बेसिक लेक्चर में मैंने वही कंसेप्ट कवर कर रखे हैं जो आप हो सकता है भूल गए हो। 9th-10th में पढ़े हो, 11th में काम आएंगी और हो सकता है आप भूल गए। ठीक है, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन थे, 2 आपने उसको दे दिए, 10 हो गए। 10 हो गए तो वो स्टेबल बन गया। अब 2 इलेक्ट्रॉन आपने दिए हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमें पता है नेगेटिव चार्ज होता है, तो ऑक्सीजन के ऊपर भी क्या आ जाएगा, 2 नेगेटिव चार्ज। किसी को इलेक्ट्रॉन दोगे तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिव चार्ज लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो ये अब ये जो चीज थी, ये पहले क्या था, दिस इज एटम। अब ये जो स्पीशीज बन गई है दैट इज आयन। ठीक है, समझ गए? एटम में से एटम को इलेक्ट्रॉन दे दिए तो वो आयन बन गया। ऐसे एक सोडियम था, सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, यानी Na- इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या बन गया, अब Na पॉजिटिव। ठीक है, इस माइनस इलेक्ट्रॉन को इस साइड ले जाओगे तो लिखने का तरीका बन जाएगा Na से Na पॉजिटिव प्लस एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जब भी इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसका सिंबल ये हो जाए, माइनस ही कर दो या उधर जाके प्लस ही, तो हम ये नीचे वाली ही प्रेफर करते हैं, ये वाली चीज। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाल लिया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो ये बन गया Na पॉजिटिव, जो पहले एटम था अब वो बन गया आयन। Fe में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, वो बन गया Fe2 पॉजिटिव, ये क्या बन गया, एक आयन। ठीक है, ऐसे ही पूरा एक कंपाउंड था NO3 में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो वो बन गया NO3 पॉजिटिव। C2O4 एक कंपाउंड था, उसमें से उसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो वो क्या बन गया, C2O4 2 नेगेटिव, ये भी क्या है, आयन। जिसके ऊपर भी चार्ज आ जाए वो क्या कहलाएंगे, आयन। ठीक है, अब चार्ज 2 तरीके का, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसी के हिसाब से हम आयन को 2 तरीके से क्लासिफाई करते हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज आए तो वो कटायन, अगर नेगेटिव चार्ज आए तो वो अनायन। बहुत सिंपल है। H पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, NO3 पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, कटायन। जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कटायन, और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आए, जैसे O2 नेगेटिव, OH नेगेटिव, Cl नेगेटिव, C2O4 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, ये सारे क्या कहलाएंगे, आपके अनायंस। बड़ा सिंपल। ठीक है, और एमसीक्यू आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कटायन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनायन, कर लोगे ना, बहुत इजी। अब देखो 4 वर्ड मैंने यूज किए, हो सकता है इन चारों में कंफ्यूजन हो। एटम, एलिमेंट, कंपाउंड और मोलिक्यूल, ये चारों हो सकता है आपको कंफ्यूजिंग लगे, हो सकता है मे भी। ठीक है, कि कौन एटम है, कौन एलिमेंट, कौन कंपाउंड, पता नहीं क्या है। तो देखो, अगर बहुत बड़ा टुकड़ा है दैट आर एलिमेंट और कंपाउंड। प्योर सब्सटेंस कोई भी है तो वो या तो एलिमेंट होगा या कंपाउंड। उस पूरे को हम बोलते हैं एलिमेंट या कंपाउंड। उसके छोटे टुकड़े को, एलिमेंट के छोटे टुकड़े को बोलते हैं एटम, कंपाउंड के छोटे टुकड़े को बोलते हैं मोलेक्यूल। एलिमेंट का भी मोलेक्यूल हो सकता है, समझ में आ गई? मैंने एक गिलास लिया, उस गिलास में बहुत सारा सोडियम भर दिया। ठीक है, गिलास के अंदर सोडियम। अब वो जो सोडियम है, पूरा का पूरा गिलास भरा हुआ सोडियम का, उसको बोलेंगे कि दैट इज सोडियम एलिमेंट। पूरा का पूरा क्या है, एलिमेंट। लेकिन उसी सोडियम का सबसे छोटा टुकड़ा जो कि पॉसिबल हो सकता है वो आप निकाल लो, दैट विल बी नोन एज एटम। ठीक है, समझ गए? पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, एलिमेंट, उसका सबसे छोटा टुकड़ा क्या कहलाएगा, एटम। ऐसे ही मैंने एक गिलास में पानी लिया, पानी क्या है, कंपाउंड है, तो पूरा का पूरा पानी क्या कहलाएगा, कंपाउंड। लेकिन उसी कंपाउंड का, उसी पानी का सबसे छोटा टुकड़ा, सिंगल टुकड़ा, वो क्या कहलाएगा, मोलेक्यूल। ठीक है, समझ गए? और सारे टुकड़ों को मिला के क्या बोलेंगे, मोलेक्यूल्स, मोलेक्यूल्स ऑफ वाटर। कितने मोलेक्यूल्स है थोड़ी देर में निकालने सीखेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, अब है एटॉमिक एंड मोलिकुलर मास, नेक्स्ट हमारा टॉपिक। तो देखो एटॉमिक मास क्या होता है। Mass of one atom of hydrogen was assumed as unity and was accepted as standard। जब सबसे पहले हमने एटम को मास देना स्टार्ट किया तो उस टाइम पे जो भी सबसे हल्का था, जो भी था सबसे हल्का, उसको हमने बोल दिया कि तेरा मास 1 है भाई। कितना, तेरा मास 1, सबसे हल्की चीज का मास 1 है।
अब उससे अगर भारी का पता करना है तो क्या करेंगे, एक साइड हाइड्रोजन रख देंगे तराजू के और एक साइड जिसका निकालना है वो रख देंगे, जितने हाइड्रोजन उसके एक साइड आएंगे वही उसका मास हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का कितना मानना है, एक। ठीक है, हाइड्रोजन क्यों चूज किया, हाइड्रोजन चूज किया क्योंकि वो सबसे हल्का था। ठीक है, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का अगर एटॉमिक मास डिफाइन करना है, कैन बी डिफाइंड एज द नंबर, ऊपर कर लेते हैं, बाय विच indicate how many times the mass of one atom of element is heavier in comparison to mass of, तब से इंग्लिश लिख रखी है, हिंदी समझ में आ गई ना। तराजू लिया, एक साइड रखो एलिमेंट जिसका मास निकालना है और एक साइड हम रखेंगे बहुत सारे हाइड्रोजन। तो जितने हाइड्रोजन, ये बैलेंस करने के लिए जितने हाइड्रोजन यहां रखे गए, इस साइड रखा है हाइड्रोजन, जितने हाइड्रोजन रखे गए टू बैलेंस दिस एलिमेंट इज नोन एज मास ऑफ दिस एलिमेंट। समझ गए, सिंपल बेसिक सी लॉजिक। बाद में हाइड्रोजन की जगह, हाइड्रोजन काफी अनरिएक्टिव था, अकेला मिलता नहीं था, जैसे किसी का मास 3 होता तो कैसे मापते, 3 हाइड्रोजन लेके आते। अब हाइड्रोजन तो अकेला मिलता ही नहीं, हाइड्रोजन तो H2 की फॉर्म में मिलता है, 3 हाइड्रोजन मापने होते तो कैसे मापते, प्रॉब्लम आई ना। तो इस केस में फिर उसके बाद जो एलिमेंट सबसे ज्यादा पाया गया दैट इज ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को हमने बोल दिया कि ये स्टैंडर्ड है, लेकिन ऑक्सीजन को नहीं बोला। सबसे पहले हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में मापना शुरू किया, फिर मापना शुरू किया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में मापना शुरू किया तो क्या हुआ, अब ये तो है नहीं कि ऑक्सीजन को 1 मान लो, क्योंकि आप ऑलरेडी हाइड्रोजन को 1 मान चुके हो। तो अब कैसे क्या काम करेंगे। अब यहाँ हमने दिमाग लगाया कि देखो, ऑक्सीजन का अगर मास मापते हैं हम ऑक्सीजन का, तो वो आता है 16 हाइड्रोजन के बराबर। ठीक है, तो क्यों ना हम इस ऑक्सीजन के 16 टुकड़े कर दें, यानी ऑक्सीजन बटा 16 कर देंगे तो एक हाइड्रोजन के बराबर आएगा, यानी ऑक्सीजन का 16वां हिस्सा कितने के बराबर, 1 के बराबर। ठीक है, ऑक्सीजन का 16वां हिस्सा कितने के बराबर, 1 के बराबर। अब अगर 32 ऑक्सीजन रखे गए, कितने ऑक्सीजन, 32 ऑक्सीजन रखे गए, तो उसका मास कितना हो जाएगा, 32 गुणा में 16, क्योंकि ऑक्सीजन बाय 16 का मास 1, तो ऑक्सीजन का मास 16 और 32 ऑक्सीजन का मास 16 गुणा 32। ये ट्रिक अपनाई गई कि देखो हम एक को तो बदल नहीं सकते, हाइड्रोजन का 1 मान लिया तो वही 1 रहेगा, लेकिन हाइड्रोजन की जगह दूसरा एलिमेंट यूज करना हमने स्टार्ट किया दैट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में लेकिन ऑक्सीजन को बोला गया कि ऑक्सीजन के 16वें हिस्से को 1 नाम दिया। ऑक्सीजन में प्रॉब्लम आई, फिर हम ऑक्सीजन क्योंकि रिएक्टिव था वो रिएक्ट कर लेता था, कभी O3 बना लिया कभी कुछ बना लिया, तो ये प्रॉब्लम आई उसके साथ। फिर हमने बाद में सेलेक्ट किया कार्बन। ठीक है, कौन सेलेक्ट किया, कार्बन। अब कार्बन के केस में प्रॉब्लम ये है कि कार्बन के आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं। आइसोटोप का मतलब ऐसे कार्बन भी एग्जिस्ट करेंगे जिन किसी का मास 12, किसी का 13, किसी का 14। तो कार्बन भी कौन सा लेना है, कार्बन लेना है C12। समझ गए। अब स्टैंडर्ड एलिमेंट कौन है जिसके रिस्पेक्ट में मापते हैं, दैट इज C12, ऐसा कार्बन जिसका मास क्या है, 12। ठीक है, कुछ ऐसा समझो, एक आदमी है, ठीक है, इसके पास ये खेत है, खेत में इसने बहुत सारे तरबूज बोए। ठीक है, अब तरबूज ये तो है नहीं सारे एक जैसे होंगे, कोई बड़ा होगा कोई छोटा। इन तरबूज को बेचने वो मार्केट में गया, यहाँ, ठीक है, यहाँ सारे तरबूज रख लिए, कहीं बड़ा कहीं छोटा। ठीक है, अब पुराने टाइम की बात है, उस टाइम बाट वगैरह थे नहीं, तो इस आदमी ने क्या किया, इस आदमी ने अपनी तराजू ली और बोल दिया कि भाई जो सबसे छोटा हमारा तरबूज है वो 1 रुपए का, बड़ा तरबूज लेना है तो एक साइड छोटे तरबूज रखते, एक साइड वो जो लेना है वो तरबूज रखते। तो जितने तरबूज हम दूसरी साइड रखते उतना ही क्या आ जाता, उसका वजन या उसका मोल। ठीक है, अब क्या हुआ, अगर बहुत बड़ा तरबूज आपने मापना है तो उस केस में बहुत सारे छोटे तरबूज रखने पड़ते, इतने तरबूज थे नहीं, तो क्या किया उसने, उसने एक ऐसा तरबूज सेलेक्ट किया जो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में था। मान लिया वो ज्यादा क्वांटिटी वाला कौन था, C12। C12 ऐसा तरबूज था जो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में था। ठीक है, अब इसका मास तो 12 है, अगर मास 13 मापना हो तो क्या करेंगे, उसने क्या किया कि इस C12 के 12 टुकड़े कर दिए, यानी पूरा तरबूज था इसके 12 टुकड़े किए, तो एक टुकड़ा ऐसे, एक टुकड़ा ऐसे, एक टुकड़ा ऐसे, एक ऐसे। ठीक है,
इस तरीके से इसने 12 टुकड़े कर दिए। और अब हर टुकड़े का वजन कितना, टोटल का वजन था 12, 12 ही टुकड़े कर दिए, तो पर टुकड़े का मास कितना, 1। ठीक है, तो जो इसने पहले सोचा था कि मैं सबसे छोटा 1 रुपए का बेचूंगा, अच्छा यहाँ वाला आपको दिखा नहीं होगा, कोई बात नहीं। अब सेम ही एनालॉजी हम लगा रहे हैं कि अब सेलेक्ट हमने बेशक कार्बन 12 कर लिया, लेकिन उस कार्बन 12 के 12 हिस्से कर देंगे और पर हिस्से को बोलेंगे 1। ठीक है, तो अब चेंज कर देगी डेफिनेशन। डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक मास इज दैट एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट कैन बी डिफाइंड एज द नंबर विच इंडिकेट, जो कि बताता, ऐसा नंबर जो बताए हाउ, ये हाउ है, हाउ मेनी टाइम्स मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट, जिस एलिमेंट का आपने मास मापना है वो कितने गुना है, हाउ मेनी टाइम्स है किसका, कंपैरिजन टू 1/12 पार्ट ऑफ C12, कार्बन 12 के 1/2 हिस्से का कितने गुना वो एलिमेंट है, वही क्या कहलाएगा, उसका एटॉमिक मास। डेफिनेशन थोड़ी टफ है लेकिन याद करनी पड़ेगी। क्या बोल रहा है, ऐसा नंबर जो कि ये बताए कि कोई भी एलिमेंट कार्बन के 12वें हिस्से का कितना गुना है, वो क्या कहलाएगा, एटॉमिक मास। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, वो नंबर जो ये बताए कि कोई भी एलिमेंट कार्बन के 12वें हिस्से का कितना गुना है, वही नंबर कहलाएगा एटॉमिक मास। ठीक है, कार्बन क्यों सिलेक्ट किया, इनर्ट था, सबसे ज्यादा क्वांटिटी में था, मतलब ज्यादा क्वांटिटी में था, इनर्ट था, खास बात रिएक्ट नहीं करता था। ठीक है, फिर 12 हिस्से क्यों करे, क्योंकि उसका खुद का मास 12 था और हमें 1 का मास चाहिए था, 1 मास चाहिए था, तो उसके कितने टुकड़े करने पड़े, 12। ठीक है, अगर एटॉमिक मास को मैं ए से रिप्रेजेंट करता हूं, ए से ही रिप्रेजेंट करेंगे एटॉमिक मास को, तो एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, ए इज दी मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का एक एटम ले लो और उसको डिवाइड कर दो किसके साथ, 1/12वां हिस्सा किसका, C12 का। ठीक है, समझ गए। अब जैसे ये तराजू थी, हम दोबारा से बनाते हैं, ये हमारी तराजू थी, इस साइड हमने रखे 1/12 C12 एटम और इस साइड हमने रखे ऑक्सीजन। तो बताओ कितने बार कितने ये चढ़ाने पड़ेंगे, ऑक्सीजन का मास कितना था पहले, ऑक्सीजन का मास था 8, अरे दिख नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा ना फर्स्ट टाइम फेस कैम हो रहा, तो थोड़ा ध्यान रख लेना, मेरे नीचे कुछ अक्षर आ सकते हैं। ठीक है, तो वो कुछ इंपॉर्टेंट होंगे तो मैं एडिटिंग में निकाल दूंगा। तो एक साइड ऑक्सीजन रखोगे, एक साइड कार्बन के 12वां हिस्सा रखोगे, कितने हिस्से चढ़ेंगे, ऑक्सीजन का मास 16 था तो वो हिस्से भी कितने चढ़ेंगे, 16। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा 16 गुणा में 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन, क्योंकि 1/12 पार्ट किसके बराबर है, 1 के बराबर। सोडियम का मापना है, सोडियम का कितना आएगा, सोडियम का आएगा 23, जो कि आपने एटॉमिक मास याद कर रखे हैं, गुणा में 1/12वां हिस्सा किसका, कार्बन का, क्योंकि इसी के रिस्पेक्ट में माप रहे हैं। ठीक है, अब बार बार ये मेरे को लिखना पड़ रहा था, कौन, ये 1/12 मास ऑफ C12, पूरा C12 एटम और ये सब लिखना पड़ रहा था, तो मैंने क्या किया, इसको यूनिट मान लिया। क्या मान लिया, यूनिट, और उस यूनिट को नाम दिया गया AMU। AMU क्या है, एटॉमिक मास यूनिट, यानी एटम की एक यूनिट का मास। ठीक है, समझ गए। तो एटॉमिक मास किस में मापते हैं, AMU। AMU की फुल फॉर्म ये वाली जो पूरी चीज है ये MCQ की फॉर्म में आपके पेपर में आती है। AMU की फुल फॉर्म पूछ ली, AMU किसके बराबर है ये पूछ लिया, तो एक AMU किसके बराबर, या तो ऑप्शन में आ सकता है एक हाइड्रोजन एटम के बराबर, या ऑप्शन में आ सकता है 1/12 पार्ट ऑफ C एटम, C12 एटम पूरा लिखा मिलेगा, 1/12 पार्ट ऑफ C12 एटम। और कोई पूछ लिया ऑक्सीजन का कौन सा हिस्सा लोगे, 1/16 पार्ट ऑफ O16 एटम। सोडियम का पूछ ले तो 1/12 पार्ट ऑफ Na एटम। समझ गए, चलो अब बस इसकी जगह पे हमने क्या रख दिया, इसकी जगह पे रख दिया AMU। तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, मास ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा 16 AMU, या मास ऑफ सोडियम कितना हो जाएगा 23 AMU। ठीक है, तो एटम का मास निकालना है तो किसमें, AMU। ठीक है, बाद में जब हमारे पास डेवलपमेंट हुई, खोज हुई, तो हमें पता चला कि मास ऑफ C12 एटम होता है ग्राम के अंदर, ये यूनिट किसमें है, AMU।
लेकिन अगर हमें ग्राम में चाहिए, क्योंकि ग्राम में ही मास मापते आए हम, तो वो कितना हो जाएगा 1.99 इंटू 10⁻23 -23 ग्राम। इसका मास ऑफ C12 एटम, C12 का। ठीक है, अब इसका 12वां हिस्सा करोगे तो इसका बटे में क्या आ जाएगा 12, और वही किसके बराबर है AMU के बराबर। तो एक AMU की वैल्यू अगर ग्राम में निकालनी है तो वो किसके बराबर होगी 1.99 गुणा 10 की पावर -23 डिवाइडेड बाय 12। और जब वो वैल्यू निकालते हो तो वो आती है हमारी ये, एक AMU की वैल्यू ग्राम में किसके बराबर 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ध्यान रखना 1.66 गुणा में 10 की पावर -24 ग्राम एक AMU। और एक AMU क्या है, कार्बन के 12वें हिस्से का मास कितना है, कितना। ठीक है, अब जैसे ऊपर हमने लिखा था ऑक्सीजन का मास कितना था 16 AMU। AMU को अगर ग्राम में लिखना हो, यानी हमें एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन निकालना हो, किसमें, ग्राम में। AMU में तो कितना हो जाएगा, दैट इज 16 AMU यूनिट में। लेकिन अगर सेम यूनिट हम ग्राम में निकालने लग जाएं तो वो कितनी आएगी 16 गुणा में 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। सिंपल। सोडियम का निकालना हो तो वैसे कितना होता है 23 AMU, लेकिन अगर ग्राम में निकालना हो तो 23 तो ऐसे कैसा गुणा में AMU की जगह क्या रख दोगे 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, सेम अगर केजी में निकालना हो तो केजी में बस क्या आ जाएगा 1.66 इंटू 10⁻, ग्राम को केजी में बदलेंगे कितनी 10 की पावर आएगी भाई बताइए। ग्राम में होती है 0, केजी में होती है 3, तो 0 -3 तो -3 और आ जाएगी, तो -24 पहले ही था, -27 केजी। ठीक है, केजी में भी पूछ सकता है, ऐसा यूनिट है ना केजी, पूछ सकता है। चलो, अब जैसे एटॉमिक मास था ऐसे ही एक टर्म होती है मोलिकुलर मास, क्योंकि एटम के साथ साथ मोलिक्यूल भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, मोलिकुलर मास कैसे निकालते हो, सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एलिमेंट प्रेजेंट इन ए मोलिक्यूल इज नोन एज मोलिकुलर मास। जितने भी एटम है सभी एटम के मास को जोड़ दो तो आपको मिल जाएगा मोलिकुलर मास। सिंपल। जैसे H2 का निकालना है, कैसे निकालोगे, सबसे पहले लिखोगे H का मोलिकुलर मास। H का कितना होता है मोलिकुलर मास 1, गुणा में कितने H हैं 2। फिर जैसे ही एलिमेंट बदले प्लस, एलिमेंट बदला प्लस। ऑक्सीजन कितने, ऑक्सीजन का मास कितना 16, ऑक्सीजन है कितने 1। अब बस मैथ लगा दो, पहले गुणा फिर जोड़, 2 + 16 यानी 18। और यूनिट क्या आएगी इसकी AMU, एटॉमिक मास यूनिट AMU के अंदर। ठीक है, CO2 का निकालना है तो कैसे निकालोगे CO2 का, पहले C एक C है, और पहले मास लिखते हैं, कार्बन का मास कितना 12 गुणा कितने हैं कार्बन 1, प्लस ऑक्सीजन का मास कितना 16, ऑक्सीजन है कितने 2। अब अरे रुक जा, 12 गुणा 1 12 ही हो जाएगा, प्लस 16 दूनी 32, कितना आएगा आपका 44 AMU। ठीक है, H2 का निकालना है, कैसे निकलेगा H2 का, H का मास 1 और कितने हैं H 2, तो आपका आंसर आएगा 2 AMU। ठीक है, अब ये पॉइंट देखो, इन केस ऑफ मोलिक्यूल्स AMU। अब आप में से किसी ने पूछा कि सर एटॉमिक मास निकाल रहे हो लेकिन यूनिट पुट कर रहे हो AMU, AMU की फुल फॉर्म होती है एटॉमिक मास यूनिट, तो मास मोलिक्यूल का यूनिट एटम की, गड़बड़ हो जाएगा ना, कंफ्यूजन हो जाएगा ना। तो इसी वजह से AMU को रिप्लेस कर दिया U के साथ, और U को बोला गया यूनिफाइड मास। U को क्या बोला गया यूनिफाइड मास। और 2026 में क्या किया है CBSE वालों ने, इस U का माइक्रो बना के भेज दिया। तो ये भी हो सकता है भाई, U की जगह क्या भी आ सकता है माइक्रो, गलती हो सकती है। ऑफिशियली ऐसा नहीं है कि आप माइक्रो लिखोगे, हम U लिखते हैं। तो अब U की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी यूनिफाइड मास, यूनिफाइड यानी उन दोनों का मिला के। तो AMU की जगह U यूज कर सकते हो, चाहे एटम हो चाहे मोलिक्यूल हो। ठीक है, AMU भी यूज कर सकते हो, कोई गलत नहीं है, उसकी जगह U भी यूज कर सकते हो, कोई गलत नहीं। जैसे फोर्स की यूनिट न्यूटन भी होती है, फोर्स की यूनिट आपकी kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी होती है। ठीक है, ऐसे ही
एटॉमिक मास या मोलिकुलर मास की यूनिट AMU भी हो सकती है और U भी हो सकती है, कोई सी भी पेपर में दी जा सकती है। क्वेश्चन आपके सामने है, कैलकुलेट मोलिकुलर मास। यहां से HBSC में एक क्वेश्चन आता है भाई MCQ में पक्का, और बड़ा सिंपल, H2O का मोलिकुलर मास, CO2 का मोलिकुलर मास, यहाँ मैंने दिखाया नहीं, ठीक है, अगले लेक्चर में दिखाऊंगा HBSC के पेपर को। CBSE में हालांकि इतना सिंपल नहीं आता, CBSE में तो आपका स्कूल ही बनाता है तो वो किसी भी टाइप के दे सकते हैं, लेकिन HBSC में क्या है, आपका पेपर बोर्ड से आता है, ठीक है। चलो फटाफट करता हूँ, मैं बहुत स्पीड से करता हूँ क्योंकि ज्यादा टाइम मैंने लगा दिया। HNO3 का कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन का मास 1 गुणा में है कितने 1 प्लस N का मास 14 गुणा N है कितने 1 प्लस ऑक्सीजन का मास 16 गुणा ऑक्सीजन है कितने 3। तो आप कैलकुलेट करोगे कितने 16 32, पहली बात तो 1 प्लस 14 प्लस 48 63, ठीक है। HCl का निकालोगे 1 गुणा 1 प्लस 1 गुणा 35 तो कितना आएगा 36। H2SO4 का निकालोगे तो 1 गुणा 2 प्लस सल्फर का कितना होता है 32 गुणा 1 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 गुणा 4, कैलकुलेट करोगे 98 आएगा। कैल्शियम का कितना होता है, कैल्शियम इज 40, ऑक्सीजन इज 16 तो 56। CaOH होल ट्वाइस का निकालोगे, देखो कैसे करना है, यहाँ पे जैसे कंपाउंड लिख रखा है ऐसे ही चलना है। Ca का मास कितना, Ca का 40 प्लस ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन का मास कितना, ऑक्सीजन का मास होता है 16 प्लस हाइड्रोजन का मास कितना 1, ब्रैकेट बंद है, गुणा में 2 है तो कर दो, ठीक है। अब ऐसे ही 40 प्लस 17 गुणा 2 कितना आ जाएगा 17 दूनी 34 और 40 74। एक बात मैं लिख देता हूं हिंदी में, इसको फॉलो करना, एलिमेंट बदलते ही प्लस का निशान। बहुत गलती करते हैं लोग इसमें, गुणा का लगा देते हैं, ऐसा नहीं करना, जैसे ही एलिमेंट बदला प्लस ठोक दो, ठीक है। CaCO3 का बताना, Ca का कितना 40 प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16, लेकिन ऑक्सीजन 3 है तो कितना हो जाएगा CaCO3 100, शतक लग जाएगा। कुछ मास इजी होते हैं हमारे जो बार बार आएंगे, उनमें से एक है CaCO3, मेरे को याद है 100 होता है, जोड़ भी कर लेना आप, ठीक है, क्योंकि 48 और 12 60, 60 और 40 100। C6H12O6 इसका भी याद कर लो, कार्बन का कितना 12 गुणा में है कितने 6, जैसे एलिमेंट बदला प्लस, हाइड्रोजन का 1 है कितने 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 गुणा है कितने 6, कैलकुलेशन करोगे 180 आएगा, याद ही रख लो काम आएगा। अगले का करोगे तो 12 गुणा 12 प्लस 1 गुणा 22 प्लस 11 गुणा 16 या 16 गुणा 11 कर लो, 342 आएगा, याद कर लोगे बेटर रहेगा, ठीक है। कुछ के हैं याद कर सकते हो आप, जैसे HNO3 का, H2SO4 का, CaCO3 का, C6H12 इसका और इससे नीचे वाले का। नेक्स्ट वाले का कैसे करेंगे, वही मेथड, सबसे पहले K का कितना होता है 19 दूनी 38 और 1 39, याद है ना, याद नहीं है तो वो ट्रिक वो वहां जाओ, जो कंपाउंड फॉर्मेशन की वीडियो है वहां 1 से 20 तक के मैंने याद करवा रखे हैं एटॉमिक मास। 39 × 4, फिर जैसे ही ब्रैकेट प्लस लगा के, याद रखो एलिमेंट बदलते ही प्लस जरूरी है, प्लस लगा के ब्रैकेट। Fe का कितना होता है 56 होता है, आपको दिया मिलेगा, अगर इस तरीके के आएंगे ना 20 से ऊपर के तो आपको दिए मिलेंगे, ठीक है। यहाँ नहीं दे रखा क्योंकि मेरे को याद था इसलिए मैंने नहीं दिया। फिर प्लस एलिमेंट बदलते ही प्लस, फिर एक और ब्रैकेट है लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। C का कार्बन का 12, नाइट्रोजन का कितना 14 और फिर इसके गुणा में है 6, ब्रैकेट बंद। अब ब्रैकेटों को सोल्व करो, कैसे 39 का करेंगे पहले, 4 × 36 और 4 × 12 और 3 15 प्लस ब्रैकेट 56 ऐसे कैसा प्लस 12 और 14 कितने हो जाएंगे 26, 26 छिक्का 26 गुणा 6, इन सब को सोल्व कर लोगे तो आपका आंसर आएगा 368, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा, यहाँ दे भी रखा है ये रहा। अगले का करोगे तो देखो Mg का कितना, Mg का है 24 प्लस Cl का कितना 35, लेकिन है कितने 2। अब डॉट लगा है, इस डॉट का मतलब गुणा मत समझ लेना भाई, एलिमेंट बदला है तो जोड़ का निशान, ब्रैकेट दे रखी है तो ब्रैकेट लगाओगे, डॉट दे रखा है कुछ नहीं करना, ठीक है। तो डॉट के नाम का सिर्फ प्लस, क्योंकि वो एलिमेंट बदल गया हमारा। उसके बाद ये जो 6 है
ये पूरे H2O के साथ गुणा है, तो इस 6 को H2O के साथ गुणा करोगे, ब्रैकेट लोगे, H का 1 और 2H है, प्लस ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16। इसको सोल्व करना और आपका आंसर कितना आएगा, 203। ठीक है, तो इस तरीके से एटॉमिक और मोलिकुलर मास हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है मोलर मास। क्या होता है मोलर मास, देखते हैं। देखो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज मोल। आपने सुना होगा सेंचुरी, सेंचुरी का मतलब क्या होता है, सेंचुरी मींस शतक, 100। आपने डजन सुना होगा, डजन का मतलब होता है 12। 50 सुना होगा, 50 का मतलब कितना होता है, 50। ऐसे ही मोल को भी बताया गया है, मोल की भी एक वैल्यू डिफाइन की गई है, और वो वैल्यू है 6.022 गुणा 10 की पावर 23, यानी 6 के पीछे 23 जीरो। ये जो वैल्यू है, इतनी क्वांटिटी को बोला जाता है एक मोल। ये दी थी एवोगैड्रो ने, तो उन्हीं की याद में या उन्हीं की रिस्पेक्ट में इसको बोला जाता है एवोगैड्रोज नंबर, एवोगैड्रो का दिया हुआ नंबर। क्या है ये, एक मोल किसके बराबर है, 6.022 गुणा 10 की पावर 23। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, डायरेक्ट पेपर में आता है व्हाट इज एवोगैड्रोज नंबर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 मोल, तो आपको कौन सा लिखना है, 6.022 गुणा 10 की पावर 23। इसके बाद हमारे न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे, वहां भी हम देखेंगे इस वैल्यू की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अब जैसे मैं कहूँ व्हाट इज डजन मास, डजन मास क्या हो जाएगा, एक डजन चीजों का मास। ऐसे ही मोलर मास क्या हो जाएगा, मोलर मास मींस एक मोल चीजों का मास। ठीक है, एक मोल का मतलब ये, एक मोल है क्या वैसे, इट इज द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस की मात्रा कितनी है, कितनी क्वांटिटी में है, वो वही चीज तो बताती थी, क्या, मोल। याद है ना, फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ी थी, उसमें छठी फंडामेंटल क्वांटिटी दैट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसकी यूनिट थी मोल। मोल का मतलब समझ गए, मोल का मतलब इतनी सारी क्वांटिटी। ठीक है, अब मोलर मास क्या हो जाएगा, मास ऑफ 1 मोल पार्टिकल, पार्टिकल बोले या जिस चीज का भी वो पूछता है, उसके एक मोल का मास इज नोन एज मोलर मास। सिंपल सा हिसाब है, मोलर मास क्या हो जाएगा, एक मोल चीजों का मास। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मास ऑफ ए पर्सन इज 50 kg। एक किसी भी इंसान का, जैसे मेरा दोस्त है मोहित तोमर, उसका मास है 50 kg। कितना है, 60। मान लिया 50 kg है, वो चाहता है कि उसका वेट 50 kg हो जाए, तो उसका, मोहित तोमर का, अपने भाई का मोलर मास कितना हो जाएगा, मारेगा मेरे को लेक्चर के बाद में। मोलर मास कितना हो जाएगा, मोहित तोमर का मास यानी 50 गुणा में कितने मोहित तोमर लिए हमने, एक मोल। एक मोल को किससे डिनोट कर रहे हैं हम, Na के साथ में। ठीक है, तो लिखेंगे कैसे, 50 इंटू Na, या फिर लिखना चाहो तो 50 इंटू Na की जगह क्या रखना है, 6.022 गुणा 10 की पावर 23, और यूनिट क्या हो जाएगी, केजी। Na की कोई यूनिट नहीं होती, Na एक सिंपल नंबर है, नंबर कितना, 6 के पीछे 23 जीरो। ठीक है, अब हमने मोहित तोमर का तो देख लिया। अब अगर मान लो मैं चाहता हूं कि ऑक्सीजन का मास मेरे को मिल जाए, ऑक्सीजन का मास कितना होता था वैसे, ऑक्सीजन का मोलर मास चाहता हूं मैं। ऑक्सीजन का मोलर मास कैसे निकालेंगे, मास ऑफ एक ऑक्सीजन गुणा में मोल, मास ऑफ एक ऑक्सीजन, मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन गुणा में Na। एक ऑक्सीजन का मास कितना था, एक ऑक्सीजन का मास था हमारा कितना, बता दो फटाफट, 16 AMU गुणा में Na। ठीक है, अगर ग्राम में निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ये तो AMU में आया, ग्राम में निकालना है तो 16 इंटू AMU की वैल्यू ग्राम में कितनी होती है, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 इंटू Na की वैल्यू रखना चाहो तो रख सकते हो 6.022 गुणा 10 की पावर 23। इसको कैलकुलेट कर लोगे तो हमारा मास किस में आ जाएगा, ग्राम के अंदर। ठीक है, क्या है ये, मोलर मास। ऊपर हमने पढ़ा था एटॉमिक मास और मोलिकुलर मास, ये है मोलर मास। ऐसे ही अगर मोलर मास ऑफ Na पता करना हो, क्या आएगा Na का मोलर मास, Na का मोलर मास आएगा आपका 23 AMU गुणा Na। अगर निकालना हो किसमें, AMU में, लेकिन वही निकालना हो ग्राम में तो क्या आएगा, 23 गुणा AMU की जगह 1.66 इंटू 10⁻⁻24 इंटू Na की वैल्यू 6.022 गुणा 10 की पावर 23। ठीक है, अब अगर आप किसी भी एलिमेंट का या किसी भी एटम का मोलर मास निकालोगे, तो ये जो दो चीज हैं ये हमेशा आपको गुणा होती मिलेंगी।
AMU और ये कब है, जब आप ग्राम में मास निकालना चाहो। कौन सा मास, मोलर मास। ठीक है, तो क्यों न इन दोनों को गुणा कर लिया जाए, और गुणा करने के बाद बहुत ही अच्छा सेटिस्फाइंग रिजल्ट हमें मिलता है कि इन दोनों को गुणा करोगे तो आपको एक आंसर मिल जाएगा लगभग। ठीक है, क्योंकि 16 छिक्का 96 लगभग वो 100 के आसपास, और फिर वो इन 10 की पावर को बैलेंस करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 1। यानी मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं मास ऑफ ऑक्सीजन दैट इज इक्वल टू, इन दोनों की गुणा तो किसके बराबर आ गई, 1, तो ये आ जाएगा 16, पेन बदल लेते हैं, 16 ग्राम। सोडियम निकालना हो तो ये किसके बराबर आ जाएगा, वही से फिर से इन दोनों की गुणा इतनी हो जाएगी और ये आ जाएगा 23 ग्राम। ये रिलेशन भी कभी कभार पेपर में पूछ ली जाती है कि AMU और Na की गुणा करोगे तो वो कितना आएगा, वो आएगा 1 के बराबर। 1 नहीं बोलेंगे, 1 ग्राम बोलेंगे, यूनिट के साथ स्पेसिफाई करना है, 1 ग्राम। ठीक है, चलो अब मैं कितने तरीके से मास लिख सकता हूं, कोई भी मास। मैंने H2O सेलेक्ट किया, H2O के लिए मैं कितने तरीके से मास लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं 18 AMU लिख सकता हूं। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, मेरी शक्ल के साइड में आ रहा है। ठीक है, मैं लिख सकता हूं 18 ग्राम। देखो ऑक्सीजन का मास आपने लिखा 16 AMU, ऑक्सीजन का ही मास अलग तरीके का बेशक आपने लिखा 16 ग्राम। ठीक है, या फिर अगर मैं वैसे आपको बिना ये सब पढ़ाई पूछता व्हाट इज द मास ऑफ ऑक्सीजन, क्या बोलते, 16 ग्राम ग्राम AMU कुछ नहीं लगाते, तो वो उस केस में कितना लिखते आप, 18। अब ये तीनों कौन से मास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो मैं बताता हूं। उससे पहले 18 AMU को आप 18U भी लिख सकते हो और AMU भी। ठीक है, 18U भी और 18 AMU भी। तो ये 18U या 18 AMU दैट इज नोन एज मोलेक्युलर मास। कौन सा मास है ये, मोलेक्युलर मास, जो हमने पढ़ा था मोलेक्युलर मास। ठीक है, और मोलेक्युलर मास होता क्या है, मोलेक्युलर मास इज दी मास ऑफ वन मोलेक्यूल ऑफ, किसका, वन मोलेक्यूल ऑफ, फटाफट बता दो किसका, वन मोलेक्यूल ऑफ, ये क्या बोलते हैं, H2 लिया तो H2 का। ठीक है, वहीं पे अगर मैं बोलूं 18 ग्राम, 18 ग्राम क्या हो जाएगा भाई, 18 ग्राम, 18 ग्राम ग्राम में निकाल लोगे तो वही मास कौन सा मास कहलाएगा, मोलर मास। तो दैट मास विल बी नोन एज मोलर मास। AMU में है या U में है तो मोलेकुलर या एटॉमिक मास, ग्राम में है तो वही मास क्या कहलाएगा, मोलर मास। ठीक है, एंड दैट इज दी मास ऑफ 1 मोल H2O मोलेक्यूल्स। एक मोलेक्यूल का नहीं, अब की बार 1 मोल मोलेक्यूल्स का मास। ठीक है, ग्राम में। और सिंपली 18 लिखूं तो 18 क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं सिंपली रिलेटिव मास। रिलेटिव मास, रिलेटिव मास मतलब किसी के साथ रिलेशन में, किसके साथ रिलेशन में लिखते हैं मास, किसके साथ रिलेट करते हैं, हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ बाकियों को रिलेट करते हैं। ठीक है, तो दिस इज दी मास रिलेटिव विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के रिलेटिव मास। ठीक है, समझ गए। मान लिया मैंने ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन के लिए भी 3 चीजें लिख सकते हो, क्या क्या, 16 ग्राम, 16 AMU और सिंपली 16। ठीक है, तो 16 ग्राम जो आप लिखोगे, 16 ग्राम क्या हो जाएगा उसका मोलर मास, 16 AMU क्या हो जाएगा उसी का मोलेकुलर मास। ठीक है, और 16 बोल दिया तो रिलेटिव मास। ठीक है, आई थिंक तीनों तरीके का मास आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बनाते हैं शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट्स में ज्यादा नहीं बनाऊंगा, वो आप खुद ही बनाओगे, मैं बता देता हूं बस कौन कौन से टॉपिक हमने पढ़े। सबसे पहले हमने पढ़ा क्या, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। ठीक है, फिजिकल और केमिकल चेंज। उसके बाद हमने पढ़ा DAT, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। उसके बाद हमने पढ़े
व्हाट इज एटम, मोलिक्यूल एंड आयन। ठीक है, उसके बाद आयन में भी फिर हमने कौन से, कटायन एंड अनायन। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा एटॉमिक मास, फिर हमने पढ़ा मोलिकुलर मास, और फिर हमने पढ़ा मोलर मास। पढ़ा कि नहीं पढ़ा, है ना, सिंपल। अच्छा, यहाँ पे मोलिकुलर लिख दिया मैंने, ऑक्सीजन मोलिक्यूल नहीं है, तो आप मोलिकुलर की बजाय यहाँ पे लिख सकते हो एटॉमिक मास। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट होगी, मोलर मास किस में होता है, ग्राम में। एटॉमिक मास किस में होता है, इसकी यूनिट क्या होगी, मेरे सर के ऊपर आ गया ये, इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी AMU या फिर U। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होगी, नो यूनिट, कोई भी यूनिट नहीं। ठीक है ना, तो अलग अलग तरीके से मास को लिखना आपने सीख लिया कि कौन सा मास किसको रिप्रेजेंट करता है। समझ गए। और कोई टॉपिक बचा है इस लेक्चर में, नहीं, इस लेक्चर में इतना है। फिर एक टॉपिक मैं आपको सिखा देता हूं अपनी साइड से, वो है, क्या है वो, दैट इज सब एटॉमिक पार्टिकल का हमने जिक्र किया था। तो टॉपिक का नाम है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये टॉपिक उस जो कंपाउंड फॉर्मेशन वाला लेक्चर है वहां भी मैंने बताया था, वहां से भी आपने देखना है। ठीक है, और नहीं देखा है तो यहाँ भी समझ लोगे, लेकिन यहाँ उतना मैं नहीं बताऊंगा, सिंपल सा बताऊंगा कि सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से होते हैं और वो किस एटम में कितने होते हैं। ठीक है, जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल क्या हो गए, पार्टिकल स्मॉलर देन दी एटम। कौन कौन से हैं, 3 हैं। पहला है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन, और तीसरा है न्यूट्रॉन। ठीक है, इसका सिंबल E नेगेटिव, इसका सिंबल P पॉजिटिव या सिंपली P भी लिख देते हैं, और न्यूट्रॉन N। ये कैसा होता है, ये होता है नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ये कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज। और ये कैसा होता है, न्यूट्रल। और ये नेगेटिव चार्ज भी होता कितना है, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। माइनस है तो माइनस लगा दी। ये कितना होता है, इतना ही होता है, बट प्लस का, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। C4 कूलम है यहाँ पे। ठीक है, अब अगर हमारे पास कोई भी एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट, जैसे हमने ले लिया X, ले लिया X, कोई भी एलिमेंट। ठीक है, यहां लिखते हैं उसका एटॉमिक नंबर, और यहां लिखते हैं एटॉमिक मास। ये सिंबल हो जाएगा, दिस इज द सिंबल ऑफ एनी एलिमेंट। ठीक है, जैसे एग्जांपल ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन का नंबर कितना होता है 8, मास कितना होता है 16। सोडियम लिया, सोडियम का मास कितना होता है, सॉरी नंबर कितना होता है 11, मास कितना होता है 23। आपने हाइड्रोजन लिया, मास 1, नंबर 1। ठीक है, आपने हीलियम लिया, मास 2, मास सॉरी नंबर 2, मास 4। ठीक है, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या फिर और इसको आप लिख सकते हो X, यहाँ पे आ जाएगा आपका Z, और यहाँ पे आ जाएगा A। यानी एटॉमिक नंबर क्या होता है, Z, मतलब किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, Z के साथ, और मास को रिप्रेजेंट करते हैं A के साथ, ऊपर बताया भी था। तो अगर आपने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं कि इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो उसका फॉर्मूला होता है Z माइनस चार्ज। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसे ही प्रोटॉन निकालने का फॉर्मूला होता है प्रोटॉन इज इक्वल टू जेड, सिंपली। यानी जिसका जितना भी किसी का एटॉमिक नंबर है उतने ही उसके अंदर क्या हो जाएंगे, प्रोटॉन। और ऐसे ही न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला है न्यूट्रॉन इज इक्वल टू A माइनस जेड, एटॉमिक नंबर माइनस एटॉमिक, सॉरी एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर।
ठीक है, आई बात समझ। इस तरीके से किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। मैं एक दो एग्जांपल आपको करा दूं और फिर लेक्चर को करते हैं कंक्लूड। जैसे हमारे पास यही एक एग्जांपल है Na वाला, एक है Na1123, एक हमारे पास है एल्यूमिनियम 1327, 3 पॉजिटिव ले लेते हैं। एक हमारे पास है सल्फर 2 नेगेटिव 1632, और एक हमारे पास है H3O पॉजिटिव, एक हमारे पास ले लेते हैं SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, तो इन पांचों के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हमने निकालने। तो देखो इलेक्ट्रॉन कैसे निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू जेड, जेड यानी एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कितना है Na का, Na का एटॉमिक नंबर है 11, माइनस चार्ज कितना है 0, तो आपका आंसर आ जाएगा 11। प्रोटॉन निकालोगे तो जेड, जेड यानी 11, और अगर आपने न्यूट्रॉन निकालने हैं तो A माइनस जेड, आपका आंसर आ जाएगा ये। एल्यूमिनियम के अंदर Al3 पॉजिटिव के अंदर निकालने हैं तो वो क्या आएंगे, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर माइनस चार्ज, चार्ज कितना है 3, तो 13 माइनस 3 कितना आएगा 10। प्रोटॉन निकालने हैं तो कितना आएगा 13, सिंपली नंबर, चार्ज पे, चार्ज का कोई फर्क नहीं पड़ता किस पे, प्रोटॉन पे। और न्यूट्रॉन निकालने हैं तो वो किसके बराबर हो जाएंगे, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन हमारे हो जाएंगे 27 माइनस 13 यानी 14 के बराबर। ठीक है, S2 नेगेटिव में निकालने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने, नंबर माइनस चार्ज, चार्ज विद साइन याद रखियो, प्लस का था तो प्लस रखा, माइनस का तो माइनस, तो कितना आंसर आएगा इसका 18। प्रोटॉन निकालने हैं तो सिंपली उसका नंबर, नंबर कितना है 16, और अगर न्यूट्रॉन निकालने हैं तो भी 32 माइनस 16, यहाँ भी चार्ज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी चार्ज सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से आएगा। नेगेटिव कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन आएंगे, पॉजिटिव कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन भाग जाएंगे। 32 माइनस 16 करेंगे, कितना आंसर 16। अब H3O पॉजिटिव में निकालना है, अब क्या करेंगे, देखो इलेक्ट्रॉन निकालना है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कैसे करोगे, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू हर किसी के इलेक्ट्रॉन निकाल लो, हर किसी के, और लास्ट में माइनस कर देंगे 4, हर किसी का एटॉमिक नंबर। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 1, कितने हाइड्रोजन है 3, जैसे ही एटम बदला, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना 8, ठीक है, फिर माइनस कर देंगे 4, चार्ज कितना है 1, तो कितना आंसर आएगा 3 एकम 3 और 8 11, 11 माइनस 1 10। ओके है, प्रोटॉन निकालने हैं तो सिर्फ नंबर, जैसे हाइड्रोजन का 1 है और कितने हाइड्रोजन है 3, प्लस ऑक्सीजन का कितना नंबर 8, यानी आपका आंसर आएगा 11। और न्यूट्रॉन निकालने हैं तो हाइड्रोजन का नंबर या सबके मास जोड़ के और सबके प्रोटॉन घटा दो, या फिर इंडिविजुअली निकाल लो। हाइड्रोजन का निकालना है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एक में से गया 0, 0 गुणा 3 0, तो सिर्फ ऑक्सीजन की वजह से आएंगे, वो कितने आएंगे 8। SO4 2 नेगेटिव में निकालने हैं, कैसे निकालोगे इलेक्ट्रॉन, हाँ S के अंदर S का नंबर 16 माइनस ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन का नंबर 8, लेकिन ऑक्सीजन है कितने 4, और इसमें से घटा देना है 4, चार्ज कितना है -2, हो गया 16 प्लस 32 माइनस माइनस प्लस 2, तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, नहीं 50 आ जाएगा ना, 6 और 2 8 हो तो 10, 3 और 1 4 हो गए 5। ठीक है, प्रोटॉन निकालने हैं तो सिर्फ ये प्लस वो चार्ज वाला कंसेप्ट हट जाएगा, तो सिर्फ 16 प्लस 8 गुणा 4 यानी 48। और न्यूट्रॉन निकालने हैं तो न्यूट्रॉन निकालने हैं तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, आपका आंसर आ जाएगा, सल्फर में कितने होते हैं, सल्फर का मास 32 माइनस 16, 32 माइनस 16 करेंगे तो कितना आएगा 16, प्लस ऑक्सीजन के अंदर कितने होते हैं, ऑक्सीजन के अंदर होते हैं 8, क्योंकि 16 माइनस 8 8 गुणा 4 कर दोगे, 8 चौका 32 और 16 48। इस तरीके से किसी के अंदर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकाल सकते। काम कहाँ आएंगे आगे, इससे नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज मोल कंसेप्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। इसके बाद तो शायद ही कहीं पे वो यूज हो, लेकिन इस चैप्टर में बहुत काम का है। यहाँ से आपके न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट होता है, न्यूमेरिकल सोल्व करना आप सीखोगे। ठीक है, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकलने का सवाल आ सकता है। ठीक है, मैंने ऐड कर रखे हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं।
कुछ क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस के लिए आपको जो वर्कशीट है वर्कशीट दूंगा। वर्कशीट कहाँ मिलेगी? वहीं टेलीग्राम पे, वहाँ जाओगे, वर्कशीट लेक्चर नोट्स और वर्कशीट दोनों एक साथ मिल जाएंगे। वहाँ जाओ, प्रैक्टिस करो, जितने ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो सोल्व करो। जितने क्वेश्चन करोगे उतना दिमाग में कंसेप्ट बैठेंगे, समझ में आएगा, मजा आएगा। ठीक है, तो इस लेक्चर को इतना ही रखते हैं। टाइम 1 घंटे के आसपास लगभग हो चुका है, शायद ज़्यादा भी हो गया हो, एग्जैक्ट मेरे को नहीं पता। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चरों में, तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सभी को राम राम। करो लाइक इस वीडियो ने और चैनल ने करो सब्सक्राइब। कैसा लगा लेक्चर थामने, करो कमेंट बताओ कैसी रही है इसकी वाइब। लगे लुगे